सभी का स्वागत है बीपीएससी वाला में। सबका चैट में देख रहा हूं और ये आप लोग को जानकारी होगा, ये प्रथम बैच है और बीपीएससी वाला का पहला ये प्रथम बैच है। मतलब इसके पहले आपको प्रथम बैच जो है, मतलब हिंदी मीडियम का जो बैच है वो कभी नहीं था, वो पहली बार आया है। ठीक है, तो सब कुछ में आज बात करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है क्या, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इतिहास, हिस्ट्री की बात करेंगे, है ना। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री की बात करेंगे। एक एक चीज हम लोग करेंगे, है ना। एक एक चीज की जानकारी हम लोग लेंगे, एक एक सब्जेक्ट मतलब इतिहास से संबंधित एक एक चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, इतिहास से ही संबंधित। प्री को लेकर बात करेंगे, मेंस को लेकर बात करेंगे, कैसे आपको पढ़ाऊंगा वो बात करेंगे। हाँ, पीपीटी से पढ़ाऊंगा कि आपको लिख कर पढ़ाऊंगा, उसकी भी मैं बात करूंगा। तो सब मैं आपको यहां पर बात करूंगा, ठीक है। हाँ, अब सब कुछ बताऊंगा कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बहुत बच्चे मुझे जानते होंगे, बहुत बच्चों के लिए मैं नया हूं। जो बच्चों के लिए नया हूं, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अभय प्रताप। मैं आपको प्रथम बैच में पढ़ाऊंगा इतिहास, भूगोल और करेंट अफेयर्स, ठीक है। इसके हाँ, कई बच्चे का सिलेक्शन हुआ, आप लोग देखे होंगे, रील्स वगैरह तो देखते ही रहते होंगे आप लोग, है ना। गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, गुड इवनिंग। सिलेबस या सिलेबस भी बताऊंगा, मतलब कि इतिहास से संबंधित आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके एक एक क्वेश्चन इतिहास से संबंधित, हम उस पर बात करेंगे आज, ठीक है। इसलिए मैंने आज का जो चैप्टर लगाया कोई टॉपिक नहीं लगाया, ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री को ही लगाया कि कैसे हम लोग आज आपको क्लासेस को करेंगे, कैसे मैं आपको यहां पर लेकर चलूंगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। यहां पर देखिए, मैं कुछ फैसिलिटीज की बात कर लेता हूं। यहां पर 2 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। यहां पर पूरे दिन के क्लासेस नहीं है, 2 क्लासेस है, एक मॉर्निंग में और एक अभी, यानी इवनिंग 7:30 मेरा क्लास का समय जान ही रहे, यही होता था। तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 क्लासेस चलेंगे, ताकि बच्चों को दोनों सब्जेक्ट पर खुद से रिवीजन करने, खुद से उसको वर्क करने का भी टाइम मिले। मैं आप लोग को यहां पर 3-4 दिन का क्लास लेकर एक दिन टेस्ट किस में लूंगा, यूट्यूब पे ले लूंगा, ताकि आप लोग का क्या हो जाएगा, एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहां पर आपको सब कुछ कंप्लीट जाएगा, मतलब आपके हिसाब से। अगर बात करूं कि 30 सितंबर को एग्जाम है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट यहां पर तैयार कर देंगे कि प्री के बारे में सोचना ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का मेंस पर भी कब्जा होगा उस समय तक। करेंट अफेयर क्लासेस मैं ही लूंगा, एवरीडे करेंट अफेयर क्लासेस नहीं है। देखो, जो एवरीडे वो यूट्यूब पे तो फ्री चलेगा ही, यहां ऐप पर अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है। आज रिकैप तो कुछ है नहीं, एवरीडे आप लोगों को क्या मिलेगा कि प्रीवियस लेक्चर का रिकैप मिलेगा, मतलब कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे कि प्रेजेंट क्लास, मतलब आज का हमारा टॉपिक कवर क्या करना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको बीपीएससी में इतिहास का महत्व, पहला तो हम लोग इस पर बात करते हैं आज, हिस्ट्री का क्या महत्व है। सेकंड, हम लोग आज पर बात करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न। तीसरा हमारा टॉपिक होगा मेंस को लेकर भी आपको बताऊंगा कि कैसे चीजें हम लोग यहां पर वर्कआउट करेंगे, आंसर राइटिंग जो आप लोग बहुत बात करते हैं। और चौथा, मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को बताऊंगा, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आइए, बीपीएससी में इतिहास का क्या महत्व है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इतिहास का महत्व क्या है बीपीएससी में। अगर मैं को प्री, मेंस और इंटरव्यू, है ना, प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 सेक्शन होते हैं और तीनों में इसका महत्व है, ठीक है। ध्यान रखिए, नोट करते जाओ। ऐसे आज जस्ट मैं आप लोग को एक रिमाइंड करा रहा हूं, जब नोट करने का आएगा ना तो मैं बताऊंगा कि नोट कर लेना, ठीक है। ये जस्ट एक समझिए, एक समझ को समझिए। आप लोग में से कई बच्चे नए होंगे और पहली बार में क्रैक करना चाह रहे होंगे, तो वैसे बच्चों को समझिए। मैं आप लोग को एक एक चीज बताऊंगा, है ना, इतिहास को लेकर एक एक चीज बताऊंगा। डोंट वरी, कूल रहिए, आराम से थोड़ा सा समझिए, सुनिए, ठीक है। बहुत दिनों बाद लाइव देख रहे हो,
मतलब पेड़ में है, थोड़ा सा करिए। चलिए, प्री में तीन, अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो आपको प्राचीन भारत, सेकंड मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तीनों में मिलाकर लगभग 25 प्रश्न होते हैं। ठीक है, अब आपको आते हैं मेंस को लेकर। मेंस में पेपर 1, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। मेंस में पेपर 1 में आपको इतिहास के क्वेश्चंस होते हैं। किसमें? पेपर 1 में शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मैं अभी दिखाऊंगा अभी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग, है ना, दोनों पे हम लोग बात करेंगे। अब इंटरव्यू में आप कहेगा सर आप इंटरव्यू क्यों लिखे? अगर इतिहास है तो ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू में किसी से भी पूछ देते हैं इतिहास के क्वेश्चन। अगर आप कहिएगा ना कि मैं इंजीनियर हूं, साइंस बैकग्राउंड है या कुछ भी है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, फिर भी वो लोग क्या कर लेते हैं, पूछ देते हैं इंटरव्यू से में भी क्वेश्चन इतिहास को। क्यों? क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बीपीएससी में तो वेटेज है ही और जनरली लोगों का इंटरेस्ट भी रहता है, तो आपको इंटरव्यू में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो तीनों में महत्व है। हमें रैंक कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। अगर मेरा पेपर 1 में इतिहास के क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख दिया हूं तो मुझे रैंक यहां पर आपको क्या होगा, मिल जाएगा। प्री में क्या मत है भाई? तो जब तक से हम यही क्वालिफाई नहीं करेंगे मेंस पे कैसे बैठेंगे? सबसे बड़ी बात है, मेंस पे कैसे बैठेंगे? हम लोग नहीं बैठ पाएंगे ना। तो प्री क्वालिफाई करने के लिए आपको ये 25 प्लस क्वेश्चन बनाने होंगे। मेंस क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 का आपको ये 2 सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने होंगे। और इंटरव्यू में अगर कुछ भी अगर पूछ दिया है कॉमन सेंस के क्वेश्चंस या जनरल ऐसा कुछ क्वेश्चन इतिहास से, वो आप बनाने सक्षम रहेंगे। और ये सक्षम कब रहेंगे? 30 सितंबर को देखना होगा कि भाई हम लोग इस पर पार पाए कि नहीं, क्योंकि अब आप लोग आ चुके हो, यहां से जुड़ चुके हो, पेड़ में जुड़ चुके हो, तो इसकी जिम्मेदारी आपको कौन लेगा? मैं। तो ये 3 सेक्शन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब आप कहिएगा कि सर ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, तो आओ सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मेंस के क्वेश्चंस को। क्या आप लोग को ये दिख रहा है? ये 67 का क्वेश्चन है। क्या है? ये बीपीएससी 67 का क्वेश्चन है। क्योंकि पैटर्न इस समय पुराना था, 38 नंबर का पूछा जाता था। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए, है ना। मौर्यकालीन कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था यहां पर, वो यहां पर दिख नहीं रहा है। इसके अलावा गांधी से भी क्वेश्चन था। क्लियर? ये 67 मेंस का क्वेश्चन है। अब आप लोग जो पढ़े होंगे वो तो समझ रहे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे वो आप इसको कैसे टैकल करोगे भाई? तो आपको कुछ दिन, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे आपको कि चीजों को लेकर, जैसे टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं अभी बताऊंगा अभी कि कौन से टॉपिक मेंस के हैं, कौन से टॉपिक प्री के हैं। तो जैसे ही आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, अगर मेंस का टॉपिक होगा तो वहां पर आंसर राइटिंग भी हम लोग कर लेंगे क्लास में ही। आपको लिखने के लिए दूंगा, फिर उसका फॉर्मेटिंग में आपको बता दूंगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो ये आपको 67, लेकिन चैलेंज कहां से आता है? चैलेंज आपको ये है क्या? नहीं, चैलेंज है आपको 68। ये बीपीएससी 68 का क्वेश्चन। अब आप कहिएगा कि सर ये इसको चैलेंज क्यों बोल रहे हैं? इसको चैलेंज इसलिए बोल रहे हैं बाबू, ठीक है, 69 तो आप लोग दे नहीं रहे हो क्योंकि आप लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हो 70 का, या 71 भी पढ़ रहे हो, तो इसी पैटर्न पे होगा। अब देखिए यहां पर पैटर्न क्या है। यहां पर पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो देखो, यहां पर है शॉर्ट नोट, संक्षिप्त टिप्पणी। यहां पर इन्होंने कुछ नहीं लिखा कि कितने शब्द में करना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने। तो एक अंडरस्टूड होना, एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हमें कितने शब्दों में। अब चूंकि आपको मान लीजिए कि भारत सरकार अधिनियम आपको 1858 बहुत आता है ना, 1858 बहुत आता है। अब आप सोचिएगा कि इसमें पूरा भर भर कर लिख दें, लेकिन आपको एक कंट्रोल ये करना होगा कि आपको यहां पर मैक्सिमम कितना जाना होगा। आपको यहां पर मैक्सिमम 120 से लेकर 150 शब्द को ही करना होगा। 8 नंबर का ही क्वेश्चन है, और चूंकि सब कंपलसरी है ना, A B C D E सब कंपलसरी है। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा
जब आपको पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 120 से 150 शब्द, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को शॉर्ट नोट्स में नहीं जाना है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब मैं आपको पहले पढ़ा रहा था उसमें मैं आप लोग को जो शॉर्ट नोट्स दे रहा था कितने शब्द में कहता था, 120 से 150 शब्द, ठीक है। बीपीएससी 68, बीपीएससी 70। अब आप लिख पाते थे 120 से 150 शब्द में, नहीं लिख पाते थे। समय था कि बीपीएससी बहुत लेंदी नहीं था, लेकिन अब लेंदी हो चुका है क्योंकि इसको सबको लिखना और केवल इतिहास में ही नहीं लिखना है ना। इतिहास में ही नहीं लिखना है, आपको ज्योग्राफी में भी ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन लिखने होंगे, आपको साइंस टेक में भी लिखने होंगे, पॉलिटी में भी लिखने होंगे, सब कुछ लिखने होंगे। तो जब सब कुछ लिखने होंगे तो आप कैसे यहां पर टैकल कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग को यह ध्यान रखना है कि हम लोग क्लास के दौरान, क्लासेस कराऊंगा टॉपिक में ही, जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे हम लोग क्लास के दौरान ही उसको 120 150 शब्दों में खलास कर देंगे। इसीलिए आप लोगों को कहा था कि यहां पर नए पैटर्न से चीजों को मैं करूंगा। क्या करूंगा? नए पैटर्न से चीजों को करूंगा। 120 शब्द 150 शब्द में हम लोग इसको भी पूरा करेंगे। तो ये पांचों लिखने होंगे। अब आते हैं आपको डिटेल्स वाले, जो कि फिर से 38 नंबर के हैं। इसको हम लोग कैसे टैकल करेंगे, और इसमें आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए बी, ए लिखो या बी लिखो। अब पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक, इसने स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार दिशा दी, ठीक है, किस प्रकार दिशा दी। क्लियर। अब किस प्रकार दिशा दी, पहले ये पैटर्न नहीं था, देखो कैसे नहीं था। अब यहां पर आइए प्रीवियस स्लाइड, इस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है नहीं। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था लॉन्ग में मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, गांधी नेहरू, है ना, या बिरसा मुंडा संथाल विद्रोह, ठीक है, ऐसे। लेकिन अब कैसे करना है हमें, अब देखो ये कंप्लीट इतिहास को पढ़ना होगा। प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों के विकास का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। और तीसरा आता है कि समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार का। कहने का ओवरऑल मेरा मतलब यह है कि अब चीजों को आप लोग को ओवरऑल पढ़ना होगा। देखिए हल्का फुल्का स्टक कर रहा है, लेकिन आप लोग चैट कर रहे हैं तो मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आप लोग को परेशानी हो रही है कि आप लोग को बहुत कर रहा है। मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूं ना, कल भर मौका दो ना, कल भर दो। और ध्यान रखिएगा ये हिंदी मीडियम का बैच है, तो यहां पर ये मत बोलिएगा सर इसका इंग्लिश वर्ड डालिए उसका। हालांकि आपको शुद्ध हिंदी तो नहीं होता है, नॉर्मल तरीके से हम लोग इंग्लिश वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे परेशान ना हो, आपको भी फायदा होगा। बट हमारा जो टारगेट होगा वो मुख्य टारगेट होगा आपको कि हिंदी मीडियम वालों को सिलेक्शन दिलाना। क्योंकि मेरे अभी तक जो भी है मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले सेलेक्ट करते हैं, और मेरा अभी का टारगेट ये भी है कि आगे हिंदी मीडियम वालों को और आगे बढ़ाकर सिलेक्शन देना। इस बैच का आपको कारण ये भी है। अब देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये कंप्लीट मेंस का ये क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि मेंस किस प्रकार से आपको ज्यादा हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये बताइए कि मेंस जो है अब बहुत आसान नहीं रहा है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं ना, ये बहुत आपको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान है कि नहीं। अब बताइए कि यहां से कोई प्रश्न है आप लोग को तो बताइए। मैं अब आप लोग को चैट देख रहा हूं, यहां से कोई प्रश्न है तो बताओ। हाँ ठीक है, कुछ मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब आप लोग के नहीं होने चाहिए, है ना। ऑल क्लियर है सभी को। लॉन्ग आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर जो हमें लिखना है 500 से 600 के बीच वर्ड्स में लिखना है। 500 से 600 के बीच में लिखना है, ठीक है। क्लियर। नहीं, अगर जिसको बाइलिंगुअल करना है आप लोग सक्षम बैच को कर लीजिएगा, ठीक है। बाइलिंगुअल जिसको करना है सक्षम बैच को कर लीजिएगा। मैं जो यहां पर हिंदी मीडियम का बैच रहेगा, तो पहले ही इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं, और टीम ने भी क्लियर कर दिया था कि अगर किसी बच्चे को यहां पर हिंदी मीडियम चाहिए तो आपको रहेगा। अगर बाइलिंगुअल है, आपको इशू है, तो आप लोग सक्षम बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर दूसरे सर पढ़ाएंगे। पहले इस चीज को क्लियर कर लेता हूं। मैं हिंदी मीडियम पढ़ाऊंगा, यह भी कह रहा हूं कि शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं कह रहा हूं कि शुद्ध हिंदी पढ़ाऊंगा। नॉर्मल मैं जैसा पढ़ाता हूं वैसे ही। मेरे सेलेक्टेड बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी बहुत हैं। अभी जो बनी एसडी है वो इंग्लिश मीडियम की ही थी, है ना, जो श्रीथी है।
तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश मीडियम के ही बहुत बच्चे होते हैं, उनको समझना है ना, कंसेप्ट को लेना है, तो वो कंसेप्ट ले लेते हैं। बाकी लिखना तो आपको अपने लैंग्वेज में ही होता है कि नहीं? लिखना आपको अपने लैंग्वेज में ही होता है। नहीं, आप लोग को हिंदी में इंग्लिश वर्ड नहीं चलते हैं। अरे आप सबका नमस्ते भैया, आप सबका नमस्ते है। हाँ, आप सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, तेज बच्चों, है ना, मासूम बच्चों। अब मैं हिस्ट्री की बात पर नहीं है, वर्ड यहां से पूछता भी नहीं है आप लोग को। पहला तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जो थर्ड वन एंड सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, हाँ, आधुनिक भारत का इतिहास हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अब आधुनिक भारत का इतिहास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका रोल ज्यादा है। हम लोग ने कल भी बोला था, जब मैं यूट्यूब का क्लास ले रहा था तो बोला भी था कि हमें स्मार्ट, अब एक आप लोग में से कमेंट करके बताइए कि आप लोग को चीजों को डिटेल्स पढ़ना है कि इतना पढ़ना है कि भाई गए एग्जाम में लिख दिए, मस्त सिलेक्शन हो गया, एसडीएम बन गए, डीएसपी बन गए। ये बताइए, आप ही लोग से पूछ रहा हूं कि आप लोग को कैसे करना है। आप लोग को आधुनिक भारत के इतिहास मतलब इतना डिटेल्स पढ़ना है कि हाँ, कि कुछ भी पूछे बता दूं, जो अननेसेसरी चीजें भी हैं वो भी बता दूं, या फिर इतना पढ़ ले कि भाई स्मार्ट तरीके से गए, लिख दे, प्री में क्वालिफाई कर ले, है ना। दो तरीके होते हैं पढ़ने के। बेसिक से तो होगा ही, एग्जाम ओरिएंटेड, डिटेल्स, एग्जाम ओरिएंटेड, है ना, पूरा डिटेल्स होगा तो बेसिक से ही होगा। हम लोग को क्या करना है, आधुनिक भारत को जो है चीजों को डिटेल्स करेंगे, एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पकड़ेंगे, है ना। लेकिन इसको उतना ही पकड़ेंगे क्योंकि इसका तो काम बहुत कम है, तो इसको हम लोग काम भर ही करेंगे। इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग होता है, ये है ना, इतिहास से, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। और इसका बिहार में भी रोल है। कहां पर है इसका? बिहार में भी रोल है, बिहार स्पेशल में भी, बिहार स्पेशल में भी इसका रोल है ना। हाँ, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स पकड़ेंगे, इसको एक एक पॉइंट को भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। प्राचीन भारत का चूंकि संबंध बिहार स्पेशल से भी है तो वहां पर पकड़ेंगे। और इसको इतना काम भर के कि मिडाइवल हिस्ट्री से आपको मेंस में कोई मतलब नहीं है मिडाइवल हिस्ट्री का, है ना। पीटी में 2-3 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं स्लाइड ब्लैक नहीं, स्लाइड व्हाइट ही रखो। कोई दिक्कत है क्या स्लाइड में? स्लाइड व्हाइट तो अच्छा तो लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत, उजला उजला, है ना। काला तो है ही टी शर्ट जैकेट, इतना खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन मध्यकालीन भारत। और इसलिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत से करेंगे। यहां पढ़ाएंगे कैसे, मैं ये भी बता देता हूं कि यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कैसे। आप लोग को यहां पर 2 चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है। जैसे शुरुआत में आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं, मुगलों का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। रिवीजन करने का मतलब कि एमसीक्यूज आप लोग को कहूंगा कि पढ़ कर आने के लिए, और आप लोग उसको एमसीक्यूज में दीजिएगा। उस वैसा ही क्या करूंगा, फिर 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसका एमसीक्यूज कर लेंगे। ये तरीका ठीक रहेगा, ये बताइए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 30 सितंबर तक आप लोग मेंस और पीटी दोनों में क्या होना, रेडी होना है। हाँ, आज इंट्रोडक्शन ही क्लास है, तभी तो इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। अभी आप लोगों को टॉपिक भी लिखवाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर साथ साथ चलेगा। तो हम लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैंने कहा था ना कि आप लोग, जैसे कई आप लोग में से बच्चे केवल रिवीजन के लिए बैचेस को परचेज किए हो, है ना। तो आप लोग का जिस उद्देश्य से आप लोगों ने किया है वो उद्देश्य आप लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर? आइए अब आते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास को कैसे हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। ये यहां से आप लोग टॉपिक लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग को पढ़ाइए, आप लोग यहां पर बताइए कि लिख कर पढ़ना है कि पीपीटी या मिक्स।
कर पढ़ना। आप लोग का क्वेश्चन है कि सर लिख कर पढ़ाइएगा कि क्या पढ़ाइएगा? लिख कर, बोथ, आपकी मर्जी, है ना? आपकी मर्जी मतलब मेरी मर्जी, आपकी नहीं मतलब मेरी मर्जी। लिख कर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा समझ कम आएगा। समझ कम आएगा कहने का मतलब है कि समझाने का टाइम कम मिलेगा। पीपीटी से पढ़ाऊंगा तो आप लोग को, क्योंकि यहां पर समय तो मिलेगा ना आप लोग को, 2 ही क्लासेस है, पूरे दिन वाला तो क्लास है नहीं, पूरे दिन का तो क्लास है नहीं। अब समझिएगा हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मिक्स टाइप का करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि हम लोग जो है पीपीटी जो है, पहले क्या था कि आपको कि कई सारे क्लासेस होते थे, आप लोग भी कहते थे सर ये क्लासेस है वो क्लासेस है, बहुत सारे क्लासेस। मेरा मिक्स रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि केवल पीपीटी से ही पढ़ा रहा हूं। आप लोग को फायदा यहां क्या होगा कि चीजों को समझिए, थोड़ा सा इतिहास का कहानी सुनिए, है ना? थोड़ा सा इतिहास का कहानी सुनिए कि क्या क्या घटनाएं ज्यादा घटी थी। बाकी तो सब कुछ पीपीटी पे आपको मिल ही जाएगा। बाकी तो मैं आपको हैंड रिटन, जैसे लास्ट टाइम भी हमें क्या करता था आप लोग को कि कुछ टॉपिक्स है, जैसे मुगलों का पतन पीपीटी से पढ़ाता था, लेकिन आप लोग को आर्थिक जो समीक्षा है या आर्थिक जो नीति है ब्रिटिश की, वो पीपीटी से पढ़ाता था? नहीं पढ़ाता था, है ना? या फिर ब्रिटिश का जो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया या फिर सबने वक्त, ये सब पीपीटी से नहीं पढ़ाता था। लेकिन कुछ टॉपिक है जो एकदम फैक्चुअल है, उसको क्या करना है, उसको लिखकर क्या है, जैसे आपको मुगलों का पतन पूरा कंप्लीट फैक्चुअल टॉपिक है, कंसेप्ट है ही नहीं वहां पर ज्यादा, तो वहां पर थोड़ी सी स्टोरी को सुनेंगे और आप लोग उसको लिख लीजिएगा। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे आपको कि जो सब्जेक्टिव टाइप के होंगे यानी मेंस ओरिएंटेड ज्यादा होंगे, उसको हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, आंसर आप लोग लिखवाऊंगा। ऐसे क्या फायदा होगा, मैं इसलिए तो बता रहा हूं ना कि यहां पर चीजें आपको क्या फायदामंद होगी ना, यहां पर चीजें आपको फायदा यह करेंगी कि आपको चीजों को समझने का मौका ज्यादा मिलेगा, बशर्ते आप लोग एक एक शब्द उतारे, है ना? ये थोड़ा सा तरीका यहां पर हम लोग अपनाएंगे अगर आप और आपको इसका फायदा भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मिक्स जैसा काम करेंगे अपने तरीके से। मेरा टारगेट है कि 30 सितंबर को आप लोग मुझे मैसेज करें कि सर हो गया पीटी, हो जाएगा, मेंस की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। मेरा टारगेट यही है कि आप लोग को बस यही मुझे मैसेज करें कि सर हो गया पीटी, मेरा मेंस में करें कि सर मेंस हो गया, फाइनल रिजल्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट दे कि सर ये रैंक मिला है, कोई कहे डीवाईएसपी मिला है, कोई कहे रजिस्ट्रार मिला है, कोई कहे एसडीएम मिला है, कोई कहे कि सर मुझे रेवेन्यू ऑफिसर मिला है। हाँ, नोट्स आपको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है? तो डोंट वरी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ टॉपिक्स लिखवा देता हूं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे करेंगे, ठीक है? आओ, अब यहां से चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। आधुनिक भारत का इतिहास, क्लियर? नहीं, नोट्स ऐप पर ही मिलेगा, ऐप पर ही मिलेगा, क्लियर? अब आधुनिक भारत के इतिहास को जो हम लोग शुरुआत करेंगे, यानी जिस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक से आप लोग पढ़िएगा, वो आपको टॉपिक होगा मुगलों का पतन। ठीक है? मुगलों का पतन पहला टॉपिक होगा, पहला। उसके बाद हम लोग किस पर काम करें, जैसे ही ये खत्म होगा आपको करेंगे क्षेत्रीय राज्यों का। यहां पर अवध, मैसूर, है ना, थोड़ा सा कर्नाटक देख लेंगे, जाट देख लेंगे, तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय देख लेंगे। ये सब क्या है, पीटी ओरिएंटेड टॉपिक है। क्या है? पीटी ओरिएंटेड टॉपिक, ठीक है? यहां पर तो इसको लिख लीजिए, और मैं आपको टॉपिक थोड़ा सा राइटिंग तो मस्त लग रहा है ना, राइटिंग? हाँ, लिख लीजिए, लिखकर थम्स अप दे दीजिए। इसके बाद क्षेत्रीय राज्य का बात हम लोग जब पढ़ेंगे वो है यूरोपीय वासियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना?
पुर्तगाल से शुरू करेंगे, पुर्तगाल से शुरू करेंगे और हम लोग इसको ब्रिटेन तक खत्म करेंगे। अब यूरोपीय कंपनियों को आगमन में सब कुछ पढ़ लेंगे, पुर्तगाल, डच, डेनिश सब। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश। ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार। लेफ्ट साइड क्या लिखे थे, जाट लिखे थे यहां पर, जाट। मुगलों का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, उसमें आपको अवध, ये तो रीजनल लिखा था, अवध, मैसूर, कर्नाटक, जाट। ठीक है, मराठा वगैरह भी यहां पर करेंगे। इसके बाद है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार। अब ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार में कौन कौन से करेंगे, तो ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार में हम लोग जो बात करेंगे, आपको पहले ब्रिटिश वर्सेस बंगाल, है ना, ब्रिटिश वर्सेस, एक मिनट रुकिए, ब्रिटिश वर्सेस बंगाल। उसके बाद ब्रिटिश वर्सेस मैसूर। उसके बाद ब्रिटिश वर्सेस मैसूर। फिर पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग कुछ समझेंगे इन सब चीजों को, है ना। ब्रिटिश वर्सेस मराठा, फिर ब्रिटिश वर्सेस पंजाब। ये हम लोग देखेंगे इसमें, क्लियर। क्लास का नोटिफिकेशन आता है, मतलब आपको दोपहर में आपको आ जाएगा, 2-3 घंटा पहले आपको एक रिमाइंड आता है कि भाई इतने बजे क्लास है। यहां पर चूंकि 2 ही क्लास है, तो अगर रिमाइंड अगर नहीं भी आ रहा है तो आप लोग सुबह शाम आ जाओ। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ब्रिटिश का साम्राज्य विस्तार, जिसमें ब्रिटिश वर्सेस बंगाल, ब्रिटिश वर्सेस मैसूर, ब्रिटिश वर्सेस मराठा, ब्रिटिश वर्सेस आपको पंजाब। कैसे करेंगे, पूरा डिटेल्स बात करेंगे, मजा आएगा, पूरा एकदम मारा पीटी एकदम सब बात करेंगे यहां पर, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, विदेश नीति, है ना, ब्रिटिश की विदेश नीति। ब्रिटिश की विदेश नीति। और विदेश नीति में हम लोग क्या देखेंगे यहां पर, कि ब्रिटेन वर्सेस, आपको ब्रिटेन वर्सेस नेपाल। एक मिनट, ब्रिटिश वर्सेस हिंदी लिखने दीजिए भैया, नेपाल। उसके बाद ब्रिटिश वर्सेस अफगानिस्तान। ब्रिटिश वर्सेस बर्मा। और इसके बाद ब्रिटिश वर्सेस तिब्बत। तिब्बत के साथ कुछ वैसा बहुत लड़ाई हुआ नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश वर्सेस नेपाल, ब्रिटिश वर्सेस अफगानिस्तान, ब्रिटिश वर्सेस बर्मा या और ब्रिटिश वर्सेस तिब्बत। अब ये क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पहले हम लोग पूरा टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रिटिश ने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब कब्जा किया तो उसको बरकरार तो रखना पड़ेगा ना, कब्जा किया तो उसको बरकरार तो रखना पड़ेगा। अगर आप किसी पे कब्जा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई से बिस्किट छीन लिया कि मैं खाऊंगा या खाऊंगी, बचपन में करते होंगे, तो उसको कब्जा कैसे बरकरार रखते हैं, या फिर सुरक्षित कहीं रख देंगे अपने टिफिन में छुपा कर, है ना, या पॉकेट में डालकर, बस्ता में डालकर, या फिर स्वाहा कर जाएंगे, यही करेंगे। तो जब ब्रिटिश ने भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया, जब ब्रिटिश ने आपको अफगानिस्तान के साथ मित्रता कर ली, नेपाल के साथ संधि कर ली, बर्मा को मिला लिया, तिब्बत के साथ समझौता कर लिया, तब आपको यहां पर क्या हुआ, इनकी साम्राज्यवादी नीति,
तो ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति में कई ऐसे क्षेत्र थे कि आपको सहायक संधि वगैरह विलय की नीति के तहत, तो ब्रिटिश की सहायक साम्राज्यवादी नीति में भी हम लोग आपको यहां पर 2 पॉइंट देखेंगे जहां से क्वेश्चंस आपको बहुत पूछे जाते हैं। पहला क्या, कहां से क्वेश्चन आता है आप लोग को? पहला क्वेश्चन आप लोग को यह आता है कि आपको सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, और एक है आपको हड़प की नीति, डलहौजी की हड़प की नीति। की नीति और सहायक संधि, 2 पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ताकि आप लोग को चीजें क्या लगे, हड़प लिखा हुआ है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी की बहुत फेमस नीति थी, और इसके अलावा जो सब्सिडरी अलायंस थी जो वेलेस्ली की जिसने फेमस किया था, उनकी नीति की कैसे इन्होंने किया। और जब ये सब करेंगे तो भैया अब इनको प्रशासन तो अच्छा से चलाना होगा, है कि नहीं? तो इन्होंने क्या किया, फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति पढ़ेंगे। देख रहे हो कितना लंबा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रिटिश की आर्थिक नीति। आर्थिक नीति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से मेंस बहुत पूछता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा यहां पर क्या क्या आपको आर्थिक नीति में पूछता है भाई, तो आइए वो भी देख लिया जाए। आर्थिक नीति में आपको क्या पूछता है, तो सबसे पहले आपको वाणिज्यिक, यानी आपको कृषि का वाणिज्यिकरण, मतलब कॉमर्शलाइजेशन। आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को कुछ टर्म ऐसा होगा लगेगा कि ये क्या है, एक एक टर्म अभी समझाऊंगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, यहां पर कृषि पहले भू राजस्व नीति लिखिए, उसके बाद किस कृषि का, पहला भू राजस्व नीति। अरे यार, भू राजस्व नीति है ना, रेवेन्यू पॉलिसी इनका सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिखिए कृषि का वाणिज्यीकरण, इसके बाद, ठीक है, कृषि का वाणिज्यीकरण यहां पर आप लोग लिखिएगा। क्लियर, इसको लिखिए, सभी लोग लिखिए। ब्रिटिश की यहां पर क्या हम लोग फिर आएंगे, ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक नीति। अब सोच रहे हो कितना ब्रिटिश पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हमें ये इन्होंने ही कब्जा किया था, है ना। सांस्कृतिक नीति, यहां पर रेलवे भी ऐड कर देना, यहीं पर है ना, यहीं पर क्या कर दीजिएगा, रेलवे भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक नीति, शिक्षा नीति इनकी आप लोग लिखिए, है ना। फिर एक एक यहां पर सबका करेंगे। ब्रिटिश की सामाजिक नीति, सांस्कृतिक नीति, ठीक है। अब आते हैं यहां पर यहां तक हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से अब इतने सारे चीजें हो जाएंगी ना इनकी प्रशासनिक नीति में कि लोग अब क्या करेंगे, लोग विद्रोह शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, विद्रोह शुरू कर देंगे। तो यहीं पर आप क्या देखिएगा, ट्राइबल्स विद्रोह, रिवोल्ट, जनजातीय विद्रोह देखिएगा। फिर आप क्या देखिएगा यहीं पर, किसान विद्रोह, फार्मर का, 1857 की क्रांति देखेंगे। क्लियर,
इसके बाद यहां से खेल शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या यहां पर देखेंगे, इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, अब देख रहे हैं यहां से खेल शुरू हो गया है ना, यहां से क्या होगा आपका खेल शुरू हो गया। अब जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे, इसके बाद आपको 1857 की क्रांति के बाद आपको क्या होगा, हम लोग 1800 यानी कांग्रेस की स्थापना देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, क्या देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना के जस्ट एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मैं बता रहा हूं, उसके बाद अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। फिर खेल हो जाएगा, क्या होगा, तो आपको नरम दल और है गरम दल, लिबरल एंड एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, और यहीं पर हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है, विचारधारा पढ़ना पड़ता है। इनकी विचारधारा क्या है, इनका आपको विचारधारा क्या है, किस पर ये लोग काम करते थे, है ना, किस पर ये लोग वर्कआउट करते थे, क्या इनके आपको कार्यक्रम थे, क्या इनके कार्यक्रम नहीं थे। अब जैसे ही नई सदी आएगी, यानी अब जैसे ही हम लोग 20वीं सदी में घुसेंगे, यानी 1900 के बाद, तो देखिएगा स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, इसी को बंग भंग आंदोलन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या यहां पर देखते हैं, क्रांतिकारी चरण। इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, क्रांतिकारी चरण, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, है ना। क्रांतिकारी चरण में हम लोग यहां पर दो बार देखेंगे, चरण प्रथम फेज 1, फेज 1 में आपको शुरुआत का देखेंगे, यानी आपको 1915 तक, और फेज 2 चरण 2 में हम लोग देखेंगे 1924 से 33 तक। ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक नीति लिखा हुआ है, शिक्षा नीति लिखा हुआ है, जनजातीय विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना, है ना। नरम दल गरम दल विचारधारा है, यानी नरम दल आपको जो लिबरल थे, है ना, और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट जो कि आपको थोड़ा सा उग्र थे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, उग्रवादी विचारधारा। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, क्लियर। उसके बाद क्रांतिकारी चरण, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, जिसमें हम लोग दो चरण में देखेंगे, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में क्या देखेंगे, 1915 तक की घटना देखेंगे, दूसरे चरण में देखेंगे 1924 से लेकर 33 तक की घटना देखेंगे, है ना। हाँ, स्वदेशी के बाद आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, आंदोलन मूवमेंट, ये बंग भंग है जी। हाँ, अब क्रांतिकारी हम लोग यहां पर दो फेज देख लेंगे, उसके बाद फिर आएंगे भैया गांधी जी। अब यही गांधी युग में हम लोग जो शुरू करेंगे, खत्म कर देंगे 1947 में तक। ठीक है, गांधी युग 1947 तक खत्म कर देंगे, मतलब गांधी जी की एंट्री, क्या घटना घटी, क्या घटना नहीं घटी, उसके बाद 1947 तक कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि आपको इसके अलावा क्या क्या हम लोग और अलग से करेंगे, तो हम लोग इसके अलावा अलग से क्या करेंगे, गवर्नर जनरल,
इसके बाद अधिनियम, इसके बाद हम लोग करेंगे कांग्रेस एक्ट, है ना, एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, पीट्स इंडिया एक्ट, ये सब याद है ना, पता होगा। राइटिंग ठीक हो जाएगा, सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस शुरू करूंगा ना तो ठीक हो जाएगा। 1909, 1919, 1935, और फिर क्या यहां पर हम लोग करेंगे कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। और हम आएंगे स्वतंत्रता के बाद, ये गांधी युग में 1947 तक सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सब आ जाएगा इसी में, आजाद हिंद फौज वगैरह जितने भी चीजें ना सब इसमें आ जाएंगी, विश्व युद्ध, तीसरे युद्ध, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा चीजों को। क्या, एक बात बताइए, क्लास सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, ये बताइए। अब देखो, अब जैसे एक खत्म करेंगे ना तो आप लोग का खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, आप लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद टेस्ट भी ले लेंगे, इसी दौरान कम से कम हम लोग 20 से 25 टेस्ट लेंगे, 20 से 25 टेस्ट लेंगे। और फिर क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि 2 टॉपिक पढ़ा है, उसका टेस्ट ले लिया, फिर 2 टॉपिक पढ़ा है, तो केवल वही नहीं रहेगा, पुराना वाला भी 2 टॉपिक इंक्लूड रहेगा। मेरा बस टारगेट ये है कि आप लोग का जो मॉडर्न हिस्ट्री होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ ले, वहां से प्रश्न ना छूटे आपको प्री और मेंस का। सब कोई लिख लिए होंगे आई थिंक। अब आइए हम लोग एक एक चीजों पे बात कर ले, है ना, आइए। अब देखो, पहला है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, क्लियर, पहला है डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि यह कि औरंगजेब, औरंगजेब की ये कंप्लीट प्री है, ये क्या है, पीटी के लिए, आपको ये भी क्या है, पीटी के लिए। यहां से मेंस के प्रश्न नहीं आते कि मुगलों में कुछ अंतिम मुगलों में यह सबसे बेस्ट था, जैसे बहादुर शाह के बारे में कहा जाता है। इसके अलावा मतलब अंतिम यह मुगल था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा शासन किसने किया, सबसे कम शासन किसने किया, किसके समय में अवध आपको मुगल के अंडर में आ गया, किसके समय बंगाल आपको स्वतंत्र हो गया, है ना, फर्रुखसियर ने क्या किया, आपको रोशन अख्तर जिसको आप लोग क्या कहते हैं, रंगीला कहते हैं, उन्होंने क्या किया। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको यहां पर जानकारी प्राप्त करनी है, क्लियर। हाँ, चलिए अब उसको खत्म करेंगे, ये कल ही हमारा क्या होगा, पोर्शन खत्म हो जाएगा, मुगलों का पतन, और कल ही आपको मुझे लगता है क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी आपको स्टार्ट हो जाएगा, क्षेत्रीय राज्यों का उदय भी आपको क्या हो जाएगा, यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। कैसे स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां से कुछ है नहीं, क्षेत्रीय राज्य के उदय में सबसे पहले आप लोग को यहां पर, बंगाल तो यहां लिखा ही नहीं हुआ है, बंगाल भी देखना है कि बंगाल का उदय कैसे हुआ, बंगाल कैसे बना, मुर्शिद कुली खां कौन थे। अब देखिए, मुगलों का पतन जैसे ही खत्म करेंगे तो मुगल जैसे ही खत्म हुए, अब एक बहुत बड़ी शक्ति, समझिएगा कि एक बहुत बड़ी शक्ति जब आपको टूटती है तो जो छोटी छोटी शक्तियां अपने आप को उभरने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, ये बताइए। आप घर में मान लीजिए कि सबसे बड़े हैं और जब अपने घर में सबसे टेढ़ हैं, टेढ़ मतलब कि कुछ ज्यादा ही आप लोग क्या कर रहे हैं कि कड़े हैं अपने छोटे भाई, तो लेकिन बट जैसी जैसी आप थोड़ा सा नरम होते जाइएगा, आपके छोटे भाई थोड़ा सा चढ़ने लगेंगे, आपकी बहन चढ़ने लगेगी, होता है ना। तो एक जब बड़ा शक्ति जब डाउन होता है तो क्षेत्रीय शक्ति उठने लगती है। तो उसी कारण से क्या होता है कि कुछ रीजनल हम लोग देखेंगे कि अवध बना, मैसूर बनता है, कर्नाटक बनता है, हैदराबाद बनता है, ठीक है, हैदराबाद बनता है, जाटों का उदय होता है,
मराठे मजबूत होते हैं। तो ये सब कब? जब आपको मुगल डाउन होंगे, और जब मुगल डाउन होंगे तो ये सब शक्तियां क्या करेंगी? थोड़ा सा अपने आप को स्वतंत्रता की कोशिश करेंगी। स्वतंत्र हुई भी। तो यहां पर हम इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे, समझाएंगे। यहां पर चीजों को समझिएगा, ज्यादा मजा आएगा, है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यानी आपको नंबर 2 पे हम लोग को क्षेत्रीय राज्यों के उदय को पढ़ना है, राइजिंग ऑफ आपको रीजनल स्टेट्स। ठीक है, अब आते हैं फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यहां से चीजें थोड़ी सी आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये दोनों पीटी के लिए है बेसिक, ये दोनों प्री के लिए पूछता है, मेंस के लिए नहीं पूछता। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन यानी कैसे पुर्तगाल आए, क्या रीजन था, इस पर हम लोग देखेंगे। कुछ तो रीजन बना होगा ना, सपना तो नहीं आएगा 1498 में वास्को डी गामा पहुंच गए, क्या रीजन बना, पहले कैसे ये लोग व्यापार करते थे, अब कैसे व्यापार करेंगे। आखिर एक नए खोज के कारण, यानी समुद्री मार्ग के खोज के कारण भारत गुलाम भी बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब उस चीज को करेंगे तो उसको थोड़ा सा डिटेल्स में करेंगे। तो यहीं पर पुर्तगाल से शुरू करेंगे, है ना, पुर्तगाल, डच, फिर आपको यहां पर हम लोग थोड़ा सा डेनिश का थोड़ा सा रोल है, फिर आपको यहां पर फ्रांस, मतलब फ्रांस तो बाद में आता है, अंग्रेज फ्रांस, लेकिन आपको थोड़ा सा फ्रांस को निपटाकर अंग्रेज को हम लोग थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। ठीक है, सब बताएंगे। अब समझिएगा कि जब आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हम लोग करेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजों को आप लोग पैरेलल देखिएगा। क्यों? क्योंकि यूरोपीय कब आए थे? यूरोपीय हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना कहां चाहिए? मध्यकाल में पढ़ना चाहिए। कब? क्यों? क्योंकि भाई यूरोपीय जो हैं आपको 1498 में आए थे, और भारत में यहां क्या चल रहा था? मध्यकाल। लेकिन हम लोग इसको मध्यकाल में नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हम लोग आधुनिक काल में। क्यों आधुनिक काल में? इसलिए पढ़ते हैं हम लोग आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन को, कि आपको हमारा इसका रिलेशन क्या हो जाता है आगे, क्योंकि यही आगे जाकर हमें को गुलामी की तरफ ढकेलता है। तो उस समय आपको कहां ध्यान आएगा? उस समय जब मैं आपको पैरेलल थोड़ा सा करूंगा तो जहांगीर की भी चर्चा आएगी, उस समय आपको अकबर की भी चर्चा आएगी, शाहजहां की भी चर्चा आएगी, मराठों की चर्चा आएगी, विजयनगर की चर्चा आएगी। ठीक है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये भी क्या है? ये प्री बेस्ड है, ये भी क्या है? प्री बेस्ड है। इसके बाद ब्रिटेन को हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन जो है हराता है, सबको हरा दिया, डचों को हरा दिया, डेनिस उनको बेचकर चला गया, फ्रांस को हराया। फ्रांस ही एक इनका सबसे यहां पर क्या है, विदेश में भी और भारत में भी इनका सबसे मेन कंपटीटर था, फ्रांस ही है। और फ्रांस जो है कैसे आपको ब्रिटेन ने फ्रांस को खत्म किया, वांडीवास किया, तो हम लोग देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। कब देखेंगे? जब आपको यहां पर मैसूर और आपको यहां पर मराठा वगैरह को खत्म करेंगे, कर्नाटक का लड़ाई कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन को क्या है, अब अपना पैर फैलाना है ना। ब्रिटेन को अपना क्या है, पैर फैलाना है, क्योंकि ब्रिटेन ने कभी सोचा नहीं था कंपनी के रूप में आकर यहां पर वो क्या कर लेगी, कब्जा करना शुरू कर देगी। अब वहां पैर फैला, क्योंकि यहां पर क्या था ना कि यहां पर बहुत गुटबंदी चलती थी। तो देखते थे भैया ये स्ट्रांग नहीं है, ये स्ट्रांग नहीं है, दोनों जब स्ट्रांग नहीं है तो कैसे यहां पर हम लोग करें, है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि यहां पर ब्रिटेन ने आपको बंगाल पहले जीता, फिर ब्रिटेन मैसूर को जाता है, टीपू सुल्तान को मारता है ना। ब्रिटेन क्या करता है, मैसूर जाएगा, टीपू सुल्तान को मारेगा, फिर यह मराठों से लड़ेगा। और जब मराठों से लड़ेगा तो यहां पर मराठा हम पढ़ेंगे, शिवाजी के बाद की घटना को पढ़ेंगे, कैसे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में नहीं है मुर्मू, है ना। सिलेबस तो आप लोग देखे हैं ना अपना, तो सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे यहां पर। पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस ही यहां पर है, कहां पर प्री है कहां पर मेंस है सब लिख तो रहा हूं। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपको आ जाता है प्री प्लस मेंस। ठीक है, यहां पर शिवाजी के बाद की घटना को पढ़ेंगे, पेशवा से पढ़ेंगे, कैसे पेशवा करे, फिर ब्रिटेन कैसे घुसा, फिर इनके साथ 4 लड़ाइयां कैसे लड़ी, 3 लड़ाइयां, सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहां पर पंजाब देखेंगे, पंजाब के पहले हम लोग सिंध देख लेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सिंध के विजय को क्या कहा जाता है, सिंध का विजय वही था कि जब कोई व्यक्ति गली में खुद पिटाकर आकर अपनी पत्नी को घर में मारता है। सिंध के विजय की तुलना इस प्रकार से की गई है
कि कोई व्यक्ति गली में पिटाई खाकर आकर घर में अपनी पत्नी को पीटता है, उसी प्रकार से आपको ब्रिटेन अफगानिस्तान में पीट कर आकर सिंध को पीटे थे और कब्जा किए थे। ये क्या किया गया, कंपेयर किया गया इस तथ्य को किसके साथ, मराठों के साथ, सॉरी सिंध के साथ। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे भाई क्यों ये कहानी बताई गई, है ना। पंजाब आखिर कैसे जीते, रणजीत सिंह क्या थे, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो यहां पर थोड़ा सा मेंस को लेकर थोड़ा सा पूछ देता है कि इनके साम्राज्य विस्तार की चर्चा करे। अब पूछ सकता है, शॉर्ट नोट से पूछ सकता है, साम्राज्य विस्तार की चर्चा करें तो कैसे करेंगे, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ज्यादातर ये प्री का ही है, मेंस का खेल यहां से हो, ये भी आपको प्री का है। नेपाल के साथ सुगौली की संधि करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग अफगानिस्तान के साथ देखेंगे, बर्मा के साथ, तिब्बत के साथ ब्रिटिश की नीति क्या रही है। एक क्वेश्चन आप लोग को प्री में पूछता है कि विदेशों में, सुनिएगा, कि भारत के पड़ोसी राज्यों में ऐसे कौन विदेशी थे जिस पर केवल आपको ब्रिटेन का कब्जा हो पाया, बाकी नहीं हो पाया। किस पर हो पाया था बताइए, किस पर केवल कब्जा किया था। देखो सब गलत बता दिए ना, सब क्या है गलत बता दिए, केवल बर्मा पे कब्जा किया था, केवल बर्मा पे कब्जा किया था, नॉट नेपाल। नेपाल के साथ संधि हुई, अफगानिस्तान के साथ संधि हुई, तिब्बत के साथ संधि हुई, लेकिन बर्मा को मिला लिया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोग का गलत हो गया प्री में। ठीक है, तो बर्मा को आपको यहां पर क्या किया गया, मिला लिया गया ब्रिटेन के द्वारा, यानी केवल बर्मा को वर्मा नहीं, बर्मा को केवल जीता था, आज का म्यांमार। ठीक है, तो ये भी प्री के लिए ही है जनरली। मूड फ्रेश हो गया सबका, गलत बता दिए, है ना, सब खुश गलत बताकर। वीडियो कॉल कर देंगे, देखो ना वीडियो कॉल का ऑप्शन है भाई आप लोग को यहाँ पर, देख रहे हैं। तो ज्यादा टाइम मत कीजिएगा, तुरंत वीडियो कॉल कर दूंगा। ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति, ब्रिटिश की साम्राज्यवादी नीति, यहां से मेंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, प्री प्लस मेंस, लेकिन यहां मेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सब्सिडरी अलायंस क्या है ना, सब्सिडरी अलायंस क्या है, हड़प की नीति क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आपको वेलेजरी ने कहा जाता है कि ब्रिटेन के इन नीति के बारे में कहा जाता है, सहायक संधि और हड़प की नीति के बारे में, कि यह इस नीति ने भारत पर इतने तीव्र तरीके से कब्जा किया जो कि सैनिक अभियान के द्वारा पॉसिबल नहीं था। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। सॉरी, तो इसको भी हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहां से प्री प्लस मेंस स्टार्ट हो जाता है, ये भी मेंस का चैप्टर है आपको। ठीक है, प्री यहां पर घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर मेंस के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, ये भी मेंस के क्वेश्चंस हैं। प्री 5 नंबर है ना, रुके नंबरिंग कर देते हैं भाई, कौन बोल रहा था नंबरिंग का। ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अब भू राजस्व नीति क्या है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पता ही होगा आप लोग को, परमानेंट सेटलमेंट जानते होंगे, रैयतवाड़ी सेटलमेंट जानते होंगे, महालवाड़ी सेटलमेंट जानते होंगे ना। तो आप लोग यहां पर भू राजस्व नीति क्या है, कृषि का वाणिज्यीकरण क्या कहते हैं, कमर्शलाइजेशन मतलब कि नगदी फसल उपजाना, कॉमर्स मतलब क्या, वाणिज्य व्यापार करना, है ना, व्यापारीकरण भी कहते हैं, व्यवसायीकरण भी कहते हैं, वाणिज्यीकरण भी कहते हैं। तो यहां पर क्या करना है हम लोग को, यहां पर सिंपल सा कि भू राजस्व नीति के साथ कृषि का वाणिज्यीकरण, यानी कैसे अंग्रेजों ने नील को यहां पर उगाने के लिए आपको प्रयत्न किया, जिसके लिए हम लोग देखेंगे नील विद्रोह होता है, इंडिगो जिसको आप लोग कहते हैं। तो इसके बाद हम लोग को क्या कहेंगे, अब ध्यान रखिएगा यहां पर कृषि का वाणिज्यीकरण में कैसे आपको इंडिगो यानी नील, चाय, है ना, गन्ना, इसके बाद आपको इन्होंने कॉफी को कैसे किया और कैसे किसानों को मजबूर किया, किसान परेशान हो गए थे। होता यह था कि आपको कुछ जमीन को, जैसे जंगल को काटने लगे, इसलिए काटने लगे कि जंगल के जमीन को काटकर खेती योग्य बनाइए। ऐसे तो आपके लिए तो फायदा है कि भाई जमीन तो खेती योग्य बन रही है,
लेकिन जंगल में कौन रहते हैं? ट्राइब्स रहते थे, जनजाति। उनके आवाज को आप लोग छेड़छाड़ कर रहे थे ना। अगर उनके आवाज को छेड़छाड़ कीजिएगा तो समस्या तो आएगी ही आएगी। तो किसान के साथ आप जबरदस्ती क्या कीजिएगा? किसान के साथ आप जबरदस्ती खेती करवा रहे हैं और जनजातीय क्षेत्रों पे कब्जा कर रहे हैं, तो दोनों रुष्ट होंगे ना। तो यही इनकी क्या थी? प्रशासनिक पॉलिसी भी थी। तो जब दोनों रुष्ट होंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जनजातीय किसान विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया? रेलवे का विकास किया। रेलवे का विकास भारत के पैसे से ही किया, यहीं से इंटरेस्ट देना शुरू कर दिया। इसलिए तिलक जी ने कहा भी था कि रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी पर सिंगार पिटार में खर्च करने के समान है। क्वेश्चन आप लोग को आईएएस में आया था, आप लोग को क्वेश्चन आईएएस में आया था। क्या क्वेश्चन था? सिर्फ यही था कि यह दूसरे की पत्नी पर सिंगार पिटार पर खर्च करने के समान है। समझाइए। अब अगर आप यहां पर कंसेप्ट जानिएगा ही नहीं कि क्या बोल रहा है दूसरे की पत्नी पर, यह पता चल लिख दिए कि हाँ भैया मोहन ने क्या किया, सोहन की पत्नी पर खर्च कर दिया, मैं इसका प्रूफ हूं, देखा था मैंने भाई, बहुत पैसा खर्च करता था। ये नहीं लिखना था। ये तिलक जी ने कहा था, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा कहा गया था रेलवे के विकास पर। दूसरे की पत्नी की कौन? तो ये ब्रिटिश की पत्नी। खर्च कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत के पैसों को खर्च किया जा रहा है ना। यहां पर मोहन और सोहन तो करना नहीं है। तो वही तिलक जी। तो इस प्रकार की चीजों को आप लोग को पकड़ना पड़ेगा कि कहां पर स्टेटमेंट क्या कर, वो उसी समय पकड़ सकते हैं जब आप चीजों को बेसिक से जानिएगा कि तिलक ने यह स्टेटमेंट क्यों कहा, क्या कारण था। तो रेलवे पे कहा क्योंकि रेलवे ने बर्बाद कर दिया था और रेलवे ने अच्छा भी किया था। बर्बाद क्या किया था? तो कहा जाता है रेलवे के बारे में कि आपको रेलवे ने भारत में वो किया जो कहीं नहीं किया। तो क्या किया भाई? ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं आपके, ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं कि रेलवे ने भारत में वो किया जो कहीं नहीं किया। तो भारत में इसने तबाह किया। क्या किया? तो पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूटी है। अभी तक बहुत बाहर के लोग हैं, बहुत विदेशी हैं, चाहे दिल्ली सल्तनत के हो चाहे मुगल हो, लेकिन उन्होंने कभी भी आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं छेड़ा था। पहली बार ब्रिटेन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को छेड़ दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखिएगा कि अभी भी आपको बहुत सारे गांव में वो अपने में ही ज्यादा रहते हैं। वहीं पर हाट लगेगा, बाजार लगेगा, वहीं पर ये खरीदेंगे, लेन देन सब कुछ होगा वहीं पर। उनका बाहर से बहुत कनेक्शन नहीं होता था। रेलवे ने कर दिया कि भाई यहां पर आओ, तुमको बता क्यों कि अपना कपड़े को पहुंचाना था ब्रिटिश को। औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उस पर भी हम लोग देखेंगे कि भाई क्या प्रभाव पड़ा। और रेलवे ने भारत के लिए अच्छा क्या किया? तो राष्ट्रवाद को बढ़ाया। ये क्वेश्चन आया है मेंस में, राष्ट्रवाद को बढ़ाया ना। जैसे आपको क्वेश्चन अभी आया था ना 68 में कि राष्ट्रवाद के आपको विस्तार के बारे में बताइए। तो राष्ट्रवाद का जो विस्तार था तो रेलवे तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो। बिना रेलवे लिखे कैसे कीजिएगा? क्यों? छुआछूत को कम किया, अस्पृश्यता को कम किया। कैसे? तो आपको सबसे पहले रेलवे, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास बैठने का, आप कहिए कि हम अपने ही कास्ट में बैठेंगे, अपने ही धर्म के लोगों के साथ बैठेंगे। रेलवे में टिकट बुक होता था, पूछते हैं कि किस कास्ट के है, किस नहीं पूछते हैं। तो ये काम किया रेलवे ने, उसी समय किया। तो इससे हमारा खत्म हुआ। लोग अब क्या करने परेशान भी जब लोग थे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक्स नाम का आदमी मार रहा है ना। मान लीजिए कि यहां पर कोई, मान लीजिए एक्स नाम का आदमी किसको मार रहा है? ए को भी मार रहा है, बी को भी मार रहा है, सी को भी मार रहा है। अब एक्स नाम का आदमी ए को भी मार रहा है, बी को भी मार रहा है, सी को भी मार रहा है, तीनों अलग अलग है। पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा कि भैया एक्स कैसा आदमी है। ये तो इंडिविजुअल इन लोग को पता है कि एक्स खराब है। लेकिन जैसे ही अब ये लोग क्या कहिए, रेलवे में बैठे, रेलगाड़ी में बैठे हैं, छुक छुक छुक, अब बैठे तीनों साथ में, तो कहे यार एक मेरा आदमी है, बड़ा एक्स है, बड़ा मारता है यार। अच्छा वही है क्या जो टोपी पहनता है, हाथ में डंडा लिए रहता है? हाँ हाँ वही है एक्स नाम, हाँ वही तो है एक्स। सी भी बोलेगा अरे हाँ यार मूछ भी है, हाँ हाँ मूछ भी है, मुछुआ भी है। तो पता चलेगा इसकी बात बारे में। तब तो हमें पता चल जाएगा ना कि ए बी सी जो है एक्स के बारे में शिकायत, यानी एक्स खराब है। तो वही काम उस समय हुआ
कि जब लोग ब्रिटिश की शिकायत करने लगे कि भाई ब्रिटिश खराब है, हमको भी यहां पर खराब कर रहा है, हमारे गांव में भी बर्बाद कर दिया, हमारे शहर को बर्बाद कर रहा है, यहां पर ये पॉलिसी ला रहा है, तो धीरे धीरे अपने देश के प्रति क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद मतलब ये होता है जहां पर वाद लग जाए उसके आगे का सब, जैसे राष्ट्रवाद पहले राष्ट्र को महत्व देना, व्यक्तिवाद क्या होता है पहले अपने आप को महत्व देना, समाजवाद समाज को महत्व देना, ठीक है, मानवतावाद मानव को महत्व देना, तो वही राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र को महत्व देना, मतलब पहले राष्ट्र आएगा तब हम आएंगे। तो यहां पर चीजें क्या होगी, राष्ट्र को लेकर बस चलने लगी। तो यहां पर राष्ट्रवाद का तो ये भी काम किसने किया, ये भी काम आपको रेलवे के द्वारा किया गया। तो ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और यहां पर मेंस के क्वेश्चंस बहुत फंसते हैं। क्लियर। अब ब्रिटिश की सामाजिक सांस्कृतिक नीति, शिक्षा नीति आपको यहां पर क्या है, यही शिक्षा नीति के कारण आज हम लोग क्या है, अंग्रेज बने हुए हैं। आज आप लोग कहते हैं ना इंग्लिश वर्ड यूज किए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपने तो इंग्लिश में ही स्कूलिंग वगैरह की है, तो जाहिर सी बात है आपको हिंदी कैसे समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, कहां समझ में आएगी हिंदी। इसलिए देखिएगा कि हम लोगों ने एक सक्षम बैच भी लाया कि भाई जिसको हिंदी है उसको अपना हिंदी, इंग्लिश है इंग्लिश पढ़े। लेकिन अभी भी हिंदी वाले बच्चे हैं जो कि जैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ा, आप हिंदी मीडियम वाले हैं कई बच्चे, तो आप लोग को हिंदी मीडियम भी है, कुछ ऐसे बच्चे की दोनों भाषाओं में सहज। तो वैसे यही शिक्षा नीति के कारण जो है इंग्लिश आपको यहाँ पर लाया गया। कैसे लाया गया, क्या है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, सब देखेंगे डिटेल्स में। सामाजिक सांस्कृतिक, पहले इन्होंने क्या किया कि भारत के कई सारे जो सामाजिक आधार थे वो ब्रिटिश ने बंद करना शुरू किया। मतलब ब्रिटिश का ये अच्छा कदम माना जाता है। जैसे कुछ आपको हमारे समाज में जो चीजें थी खराब चीजें, सती प्रथा, सती प्रथा को कभी आप अच्छा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। कभी कहिएगा कि सती प्रथा बहुत अच्छा था, नहीं कहिएगा। कभी कहिएगा नरबली अच्छा था, नहीं कहिएगा। कभी कहिएगा कि आपको बहुपत्नी विवाह अच्छा है, या कोई कभी कहिएगा कि बाल विवाह अच्छा, नहीं कहिएगा। शिशु हत्या नहीं अच्छा है। लेकिन हमारे समाज में ये सब कुछ प्रथाएं थी कि भाई हस्बैंड मरा तो पत्नी को मर जाना चाहिए, सती प्रथा। तो इसको जब बंद किया गया तो भी आपको क्या किया गया, आपको बहिष्कार किया गया ब्रिटिश का कि आप हमारे धर्म में मत आइए भाई, आप हमारे धर्म में मत आइए। तो ये नीति अपनाएं कुछ खत्म करने के लिए, कुछ आपको यहां पर इंटरफेरेंस करने के लिए शिक्षा नीति अपनाएं। और इसी के कारण से आपको देखिएगा कि यह आंदोलन हुआ था जिसमें हमने क्या किया कि कई सारे अपने कुरीतियों को हटाने का निर्णय लिया, जिसमें आपको हिंदू मुस्लिम दोनों आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। जिसमें अलीगढ़ देखिएगा कि एक ऐसा आंदोलन था इस्लाम का जो थोड़ा सा मॉडर्न अपने आप को करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बहावी देखिएगा जो अपने आप को खींच रहा है, पुराने तरीके से ही चलने की बात करेगा। वहीं हम लोग यहां पर देखेंगे ब्रह्म समाज अच्छी बातें कर रहा है, आर्य समाज देखिएगा कि वेदों की बातें कर रहा है, लेकिन वो आधुनिक बातों को भी करते थे। फिर विवेकानंद को भी देखेंगे, है ना। तो यहां पर जब सामाजिक आर्थिक सुधार देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यहां पर। तो ये दोनों क्या होगा, आपको प्री प्लस मेंस होता है ये भी यहां से प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। अब जब ये सभी घटनाएं घटेंगी तो हम लोग देखेंगे कि भाई कांग्रेस कुछ संस्थाएं बनना प्रारंभ हुई। क्या बनना प्रारंभ होगी, कुछ संस्थाएं बनना प्रारंभ हो जाएंगी। अब जमींदार थे तो जमींदार को कुछ प्रॉब्लम होने लगा, ब्रिटिश से कुछ सुविधाएं नहीं मिली, तो उन्होंने अपना एसोसिएशन बनाना स्टार्ट किया। तो देखिएगा पहला सबसे पहले इंडिया का पहला आपको इंस्टीट्यूट माना जाता है वो आपको जमींदारी एसोसिएशन माना जाता है। उसके बाद अन्य आपको ब्रिटिश की सहायता से अन्य आपको एसोसिएशन बनाए जाने लगे। इसी के बाद आपको देखिएगा कि आपको कई सारे छोटे बड़े आपको एसोसिएशन बनने लगा, इंस्टीट्यूट बनने लगा। इंडियन एसोसिएशन इसी का एक हिस्सा था जो कि आपको एस.एन. बनर्जी वगैरह को देखेंगे कि मजबूत तरीके से निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद उसी क्रम में आपको बनेगा कांग्रेस। तो कांग्रेस की स्थापना जो आप लोग पढ़ते हैं ना उसमें बहुत क्या है, माथा पच्ची, इतना आसान नहीं है कांग्रेस की स्थापना जो आप लोग पढ़ लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 है ना, डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले थे, 72 लोगों ने इसको शामिल, यही तो ये सब नहीं। हम लोग को यहाँ पर प्री प्लस मेंस देखना कि आखिर क्या रीजन बना कांग्रेस की, आखिर क्या जरूरत बना भाई कि कांग्रेस बने, क्या रीजन बना। क्या बिना कांग्रेस के या बिना किसी से बड़ी संस्था का भारत में काम नहीं चल रहा था क्या? कांग्रेस बनी तो शुरुआत में क्या ही कर ली, नाम तो कहीं नहीं आता है।
कि हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ये मांग की, वो मांग की, ये काम किए, वो काम किए। इस्टेब्लिश तो हो गया कांग्रेस का, लेकिन काम क्या किए? काम किए, बहुत काम किए। आप लोग को इस सब चीजों के बारे में जानकारी देंगे कि जब आपको लिबरल थे, नरम दल थे, है ना, तो उदारवादी विचारधारा जिसको कहते हैं, लिबरल आपको यहाँ पर, और उग्रवाद एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तो जब आपको लिबरल थे, उन्होंने क्या क्या काम किया, वही ने उन्होंने ही लोगों को बताया कि भैया ब्रिटिश हमें ऐसे शोषण कर रही है। लेकिन क्यों उसका विरोध किया गया, क्यों इसका विरोध किया गया, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, गर्म दल पे बात करेंगे। 8 9 10 11 ठीक है। तो जब इस विचारधारा के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे कि आपको इसमें लाल बाल पाल का नाम सुने हैं, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, आपको तिलक नहीं सुने, बाल गंगाधर तिलक। वो लोग थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट थे। उनका कहना था कि भाई आप साल भर में एक बार मीटिंग करते हो और पार्टी करते हो, इससे हमें आजादी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। और इसी में करजन जी आ गए, करजन महोदय। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे ऐसे कांड किए कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो थोड़ा सा देर से होना था, तुरंत होने लगा। भारत का राष्ट्रवाद का विकास तुरंत प्रारंभ हो गया। और जब तुरंत प्रारंभ हो गया तो समस्या आने लगी अंग्रेजों को। और उसी के कारण से क्या है कि बंगाल विभाजन का जब आयोजन, इन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन खत्म होता है, मतलब बंगाल विभाजन कर देते हैं, बंगाल को पूर्व और पश्चिम में बांटेंगे। और जब बंगाल विभाजन को पूर्व और पश्चिम में जब बांटेंगे तो उसी के कारण से बंग भंग आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, हिंदी में भी स्वदेशी और इंग्लिश में भी स्वदेशी ही, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन यानी पहली बार नए तरीके से आपको लड़ाई लड़ी गई 1857 के बाद। 1857 के बाद, ये 1857 नहीं पता है क्योंकि उसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे। जब आपको 18 ये स्वदेशी आंदोलन हुआ तो फिर दबाव में कैंसिल किया गया, ठीक है। और उसके पहले ही आपको 1897, 98, 99 में ही आपको ऐसा एक विचारधारा पैदा हो गया जिसको ये लगता था कि आपको बंदूक का बदला बंदूक से लेंगे, खून का बदला खून। अनुशीलन समिति के बारे में नाम सुना होगा आप लोगों ने। उनका कंसेप्ट था खून के बदले खून, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जब खून के बदले खून की बात की जाने लगी तो क्रांतिकारी, अब वो कौन हो सकता है? यंगर हो सकता है, यंगेस्ट। क्योंकि देखो एक समय के बाद, चूंकि आप लोग यंग है ना, यंग है आप लोग, तो अभी यंग है कि नहीं है? 88 साल के हो गए भाई, तो आप लोग यंग हो गए तो थोड़ा सा देखिएगा आप लोग खून गर्म होगा। नहीं तो आप याद कीजिए अपने इंटरमीडिएट के दौर को या 10th क्लास के दौर को, उस समय थोड़ा सा खून गर्म होगा आप लोग का, हमेशा लड़ाई पे आ जाती। वो ऐसे देख लिया, हाँ रुको बताते, चल 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 चलो चलो फलना इसे देख लिया, चलो उसको घेरा जाए उस तरह, मतलब थोड़ा सा लगता था कि मारा पेटी किया जाए। फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट में आया, उस समय भी थोड़ा सा जोश। लेकिन जब ग्रेजुएशन 1 to 3 ईयर में आने लगे, जब थर्ड पार्ट में आने लगे, तो लगता हुआ कि आप लोग की अरे यार शांति से चीजों को निपटा दिया जाए, है ना, शांति से चीजों को निपटा दिया जाए, प्यार से बात कर लिया जाए। और बड़े होंगे ना तो और फिर लगने लगेगा कि जो लड़ाई कर रहा है कहिएगा क्या बचकानी हरकत है। अच्छा अभी भी आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या बचकानी हरकत है। तो ये जब आपको फीलिंग आने लगेगी, ठीक है, तो समझिएगा कि मैच्योरिटी की तरफ तो आप लोग आना प्रारंभ कर देंगे। यानी मैच्योर थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मारपीट का थोड़ा सा होता है कि यंग एज में ज्यादा होता है। तो क्रांतिकारी जो जनरली देखिएगा ना, तो वो देखिएगा कि यंग एज में ये लोग अपना क्या, तो आप जितने भी क्रांतिकारी देखिएगा 23 साल 24 साल में मर गए, 23 साल में फांसी हो गई, 25 साल के थे, 18 साल के थे, 22 साल के थे, आप नहीं सुनेगा 35 साल के थे, आप नहीं सुनेगा 40 साल के थे, है ना। तो क्रांतिकारी में यंगस्टर को क्या है, उनको लगा कि इन लोग से कुछ नहीं होगा, जब तक से इन लोग को मारेंगे नहीं तब तक से ये लोग भी नहीं सुधरेंगे। ये मतलब ब्रिटिश। और यहीं से क्रांतिकारी, बूढ़े नहीं, मैच्योर। मैच्योर और बूढ़ा में अंतर होता है भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग 2 चरण में देखेंगे। शुरुआती दौर में अनुशीलन समिति को देखेंगे, है ना, जिसमें आप लोग सावरकर वगैरह सबको देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा विदेश में देखेंगे आपको हरदयाल जी वगैरह सबको। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस समय जब आपको
चंद्रशेखर आजाद पढ़ेंगे, भगत सिंह पढ़ेंगे, है ना, भगवती चरण बोहरा जी को पढ़ेंगे। तो यहां पर जो है हम लोग क्रांतिकारी चरण पढ़ेंगे कैसे, जैसे आपने सुना काकोरी आपको एक्शन डे, है ना, वो मना था, कैसे मना, सैंडर्स की हत्या की गई, कैसे की गई, कई सारे आसिफ की हत्या किया गया। तो ये सब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं भैया गांधी जी की एंट्री होगी यहां पर, जो सबसे जबरदस्त। अभी आप लोग और भी गुस्सा आता है, मतलब आप लोग थोड़ा सा एजेस बढ़े तो गुस्सा बढ़ते जा रहा है क्या? अरे बाप, खतरनाक खतरनाक सब लोग है भाई। टेढ़े बच्चे हैं सब। ओके ओके। तो गांधी युग, अब कई बच्चे आप लोग में से कितने लोग सबसे पहले गांधी सपोर्टर है, किसी को लगता, और कितनों को लगता है कि गांधी जी की मतलब नहीं भी रहते तो ठीक है यार, गांधी जी की ऐसा क्या ही कर लिए, कितने को लग गया था? हम्म, कितनों को लगता है बताइए? ओके, देखिए अब यहां पर समझिएगा, अच्छा सपोर्टर है, गांधी सपोर्टर है, ओके, बिग फैन ऑफ गांधी, गांधी सुपर है, नो भगत सिंह, ठीक है। अब समझिएगा, अब जिसको जिसको लगता है ना कि गांधी जी ने क्या कर लिया, क्यों उनको इतना किया गया, वो ये चैप्टर पढ़कर उनका ये भ्रम दूर हो जाए। भ्रम मतलब ये जो गलत फहमियां है कि गांधी जी को यूं ही प्रसिद्धि मिल गई, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जब आप गांधी जी की काबिलियत जानिएगा, गांधी जी को समझिएगा कि भैया थे क्या गांधी, तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्यों इनको वर्ल्ड में, आगे सोचो कि बहुत सारे लोग आए, बहुत पर्सनालिटीज आई, हर जगह पूरे विश्व में आई, आई ना, गांधी को क्यों ऊपर रखा गया? बहुत जगह रखा गया है, इवन आप देखिएगा कि विदेशों में भी कुछ तो रीजन होगा। अगर आइंस्टीन किसी के बारे में कह रहा है कि आने वाली सदी मतलब याद भी नहीं रखेगी कि ऐसी बूढ़ी हड्डी या ऐसे आपको हाड़ कांच वाला व्यक्ति इस दुनिया में था, मतलब कुछ तो होगा भाई। जब आइंस्टीन, अब उससे अभी आपको सबसे तेज आईक्यू वाला कोई व्यक्ति धरती पर नहीं आया, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ नहीं था, बहुत कुछ था। और आप लोगों को मैं ये चीज बताऊंगा जब गांधी युग बताऊंगा, और जब गांधी युग बताऊंगा तब आप लोगों को चीजों को समझ में आएगा। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी थी, अब आप लोग क्या है और मैं क्या हूं या गांधी जो भी है, कोई भगवान तो नहीं है, इंसान ही है, और इंसान है तो कुछ गलतियां हैं, कुछ गलत फहमियां भी है, तभी तो, नहीं तो भगवान नहीं बन जाते। तो वही चीज है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको लेकर क्रिटिसाइज लगातार किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर गांधी में बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, और यहीं पर जितनी भी घटना घटी है, चाहे आपको चंपारण आंदोलन हो, चाहे वो आपको असहयोग आंदोलन हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो आपको यहाँ पर दास पैक्ट हो, या अम्बेडकर के साथ आपको समझौता हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो आपको फिर 1942 का हो, फिर अगस्त प्रस्ताव, क्रिस्प मिशन, जितने भी चीजें, सब कुछ इसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लंबा चलेगा। और आपके एग्जाम ओरिएंटेड सबसे इंपॉर्टेंट यही, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, और ये आपको प्री प्लस मीन्स दोनों में काम आता है, ठीक है, ये आपको प्री में काम आता है, ये भी प्री, यहां पर प्री प्लस मीन्स हो जाता है, एक्ट जैसे लास्ट टाइम भी आया था, और ये आपको प्री का ही होता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद कुछ पढ़ेंगे कि कैसे कश्मीर गया, है ना, कैसे कश्मीर की कहानी घटी, हैदराबाद की क्या कहानी घटी, पुर्तगालीज कैसे भागे, फ्रांस कैसे भागे, इसके अलावा सब कुछ देखेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो गवर्नर जनरल लास्ट में इसलिए पढ़ाता ना कि जब आप गवर्नर जनरल पढ़िएगा ना तो आप लोग को एक ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा। अभी यूट्यूब पर आइएगा 7:30 10:30 बजे, आज 3 बिल पारित हुआ है ना, उससे बात करेंगे, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बीपीएससी वाला में आइएगा। क्लियर? अब ध्यान रखिए, गवर्नर जनरल जब पढ़िएगा ना तो आपको पूरा फिर से रिवीजन हो जाएगा,
फिर हम लोग अधिनियम, अधिनियम इंपॉर्टेंट है ना, कि कई सारे अधिनियम के द्वारा, एक्ट्स के द्वारा ही तो शासन कर रहे थे, तो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, मेरे लिए और आपके लिए। मेरे लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्ट्स पढ़ाना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, ठीक है, थोड़ा सा बोर है, लेकिन कोशिश करता मैं ये हूं कि वो आपको वहां पर भी चीजों को क्या करे, बता दे अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से टैकल कर ले। उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन से हुए, यहां से क्वेश्चन प्री का पूछता है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में ये घटनाएं हुई, किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता इन्होंने किया, किस कांग्रेस का अध्यक्षता आपको किस जगह पे हुआ, पहला कौन था, आखिरी कौन था, है ना, रावी नदी किनारे कौन थे, स्वतंत्रता के बाद कौन थे, इस विशेष अधिवेशन में कौन थे, असहयोग आंदोलन किसके समय पारित हुआ, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रस्ताव पेश किया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां से आपको ये होता है, और इसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो ओवरऑल ये प्लान है, और बाकी बीच बीच में आपका, तो कल हमारा जो आपको क्लास का प्लान होगा वो ये होगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स और एक दो क्षेत्रीय राज्यों के बारे में भी कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज ऐसे 2 घंटे क्लासेस चलेंगे, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास था आप लोग का, तो इसलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, ठीक है। आज का जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, तो होप आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना। बुक, अच्छा बुक बता देता हूं, अगर आप लोग चाहे तो साथ साथ चाहे तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पढ़िए 12th वाला, ठीक है। चाहे तो आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या एसके पांडे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्या कहूंगा कि अभी आप लोग साथ साथ क्लासेस कीजिए। मतलब पहले क्यों, हाँ यहां पर यही खासियत है, एक दिन में तो मतलब पहले क्यों चाहते हैं, ओके पूजा, पहले क्यों चाहते हैं, कोई रीजन है क्या? 7:30 से ही तो मेरा चलता था, 7:30 से ही है। इसलिए तो मैंने यही टाइमिंग रखा, पहले तो मेरा 7:30 ही तो चलता था। हाँ जी, राधे राधे, थैंक यू। करेंट अफेयर यहाँ पेड में होगा ना? अच्छा आप लोग आए हुए हैं, अच्छा कमेंट नहीं करा था, बच्चे तो आए ही हुए हैं भाई, हाँ। तो क्या, हाँ 7:30 से 9:30, यस। तो कोई न्यू बच्चा है, कोई दिक्कत, कोई न्यू बच्चे को भी एनी समस्या? ये सब तो पुराने बच्चे हैं, कोई न्यू बच्चा है? खातून पहला, अच्छा राहुल तुम भी, ओके बहुत बढ़िया। साथ साथ अभी मत पढ़ो, पहले क्लास नोट्स पढ़ो ना, तुम लोग को अभी इसी से फुर्सत नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग हिस्ट्री पढ़िए, आप लोग पहले हिस्ट्री कैसे पढ़े मुझे नहीं पता है, पुराने बच्चों को या नए बच्चों को, अभी पढ़िएगा और अच्छा। मैं थोड़ा सा स्टोरी वगैरह भी बताऊंगा यहां पर। अच्छा अच्छा, हाँ न्यू तो दिख रहा है, कई बच्चे न्यू है, हाँ मूस बच्चे है भाई, हाँ। हाँ तुम्हारा तो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं लगभग आपको 17-18 क्वेश्चन प्री में, और मेंस में तो आपको कम से कम इसका 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। उधर की तरफ पढ़े थे, देखिए भाई खुद को गुड कॉल कर रही हैं। करेंट कैसे करें मैंने बताया है, मैं फिर से बता दूंगा, करेंट का भी परेशान ना होइए, करेंट एक प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, मंथ का वही पढ़िए। हाँ देखो यहां पर थोड़ा सा ये एक है, देखो एक अपने आप को रूटीन में ढालो आप लोग, दिन में 2 क्लासेस, उसके अलावा कुछ मत कीजिए, जो थोड़ा बहुत यूट्यूब करते हैं वो कीजिए, बाकी कोशिश कीजिए कि सुबह में जो पॉलिटी के क्लासेस कर रहे हैं उसको हम लोग रिवाइज कर लें आप लोग, है ना, और शाम में जो हिस्ट्री क्लासेस कर रहे हैं उसको आप लोग रिवाइज कर ले। टेलीग्राम में ऐड होना है तो सर्च कीजिएगा अभय सर PW। हाँ जी रितु, मेन आंसर राइटिंग यहीं पर आपको हो जाएगा सर, आपके मेरे नोट से हो जाएगा, कई पुराने बच्चे तो हैं, पता तो है उनको, मेरे नोट से कुछ बाहर आ सकता है। PW का यूट्यूब पे सर्च करो जाकर, BPSC वाला चैनल यूट्यूब पे, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिए BPSC वाला चैनल, यहां पर आप लोग को वीडियो रहता है,
यहीं पर तो कल वीडियो बताया था 70 की तैयारी। देखो आर्ट एंड कल्चर यहां पर उतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, तो मैं नहीं कहूंगा कि उसके लिए बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ ले लो, नोट्स काफी है तुम लोग का, उससे ज्यादा नहीं आएगा। नोट्स में इतना भर देंगे, उसी में से अपना कर लेना। हाँ जी कनक, साथ में अभी पढ़ना, अभी 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद पढ़ना, ठीक है रमेश? हाँ जी रोहिणी, तुमको जान रहा हूँ दादाजी के। हाँ जी आदित्य। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आप लोग को। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना, फ्री में पढ़ना है कि पेड में पढ़ना, क्या कह रहे हैं आप लोग? एनसीईआरटी के एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी ले लीजिए, राम शरण शर्मा की किताब। हाँ टेस्ट भी लूंगा, यस। 360 का प्रोग्राम वो टीम बताएगी आपको अभिमन्यु, मुझे आइडिया नहीं है कि वो प्लान कब से शुरू होगा क्या नहीं होगा, आपको बुक पहुंच गया होगा आई थिंक। एनसीईआरटी हाँ पढ़ाऊंगा मैं भैया, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। वैसे मेरे कंटेंट में आप लोग ऑलरेडी एनसीईआरटी के कंटेंट रहते हैं। भाई अर्चना यहां पर सर्च तो कीजिए बीपीएससी वाला यूट्यूब। सब फ्री वाले हो क्या, पेड में नहीं पढ़ना है? टेलीग्राम आईडी आप सर्च कीजिए अभय सर पीडब्ल्यू का ऑफिशियल है मेरा। सर आप मेरे को इग्नोर कर रहे हैं सर। अरे नहीं लाली कुमारी, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता हूं। तुम्हारा मैसेज देखा तो तुमने कहा कि मैं न्यू हूं, देखा। टेस्ट लूंगा ना, बोला तो कि 2 चैप्टर पढ़ाकर टेस्ट लूंगा। ओके ओके, मिडावल का लिया, मिडावल के लिए सतीश चंद्रा। आप शायद सबरीन कल का क्लास नहीं देखी है, आप जाइएगा बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पे। कल मैंने कंप्लीट एक आपको 1 घंटे का वीडियो बनाया है 70 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। टेलीग्राम बोल तो दिया अभय सर पीडब्ल्यू ऑफिशियल है। बुक नहीं आया, आज बुक उसी को आएगा जो 68 प्लान लिया होगा। हाँ तो चलिए, अच्छा लगा पहला पेड क्लास कर और आप लोगों को भी आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? फिर हम लोग बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। सभी लोग आइएगा 10:30 बजे यूट्यूब पे। नहीं संडे आराम कीजिए, एक दिन तो आराम करना बनता है। टेलीग्राम पे ऐड होना कोई जरूरी नहीं है भाई। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फ्री ही करवा देंगे। बिहार हिस्ट्री का बुक, बिहार का ले लिए आप लोग, इम्तियाज अहमद ले लीजिएगा, या फिर चाहे तो क्रॉन भी ले सकते हो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन तभी तो बोला हूं ना कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन होगा। तो चलिए थैंक यू। हाँ सब कुछ होगा, अच्छा लगेगा। आप लोग थोड़ा सा जो भी बच्चे हैं जो कि आपको 2 साथी, उनको बोल दीजिएगा फ्री के क्लासेस चल रहे, जाकर आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।